गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर गिव के बारे में देख लिया था एंड उसके कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने शुरू कर दिए थे। उसमें हम लोगों ने एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड ड्यूल कॉन्सेप्ट के बारे में देख लिया था। जो बाकी के कॉन्सेप्ट है वो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। According to this principle, prospective profit should not be recorded, but old prospective losses should immediately be recorded। यानी कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ऐसा लगे कि फ्यूचर में इतनी प्रॉफिट होने वाली है, हमें नेक्स्ट ईयर में इतनी प्रॉफिट होने वाली है, तो वो प्रॉफिट हमें फिनेंशियल रिकॉर्ड में नहीं दिखानी है, लेकिन हमें ऐसा लगे कि फ्यूचर में ये लॉस होने वाला है तो उसको इमीडिएटली हमें रिकॉर्ड करना होगा। इसके ये रूल्स इसलिए बनाया गया है, इसके पीछे रीज़न ये है कि कंपनी अपना असली पिक्चर बताए कि सही में उसकी फिनेंशियल पोजीशन क्या है वो दिखाए। ओके, एंड ये प्रिंसिपल ये भी नहीं कहता है कि प्रॉफिट को आप छुपाओ। जो सही प्रॉफिट है इस ईयर की, करंट ईयर की जो प्रॉफिट है वो तो दिखानी ही है, लेकिन फ्यूचर का जो भी लॉसेस है वो हमें इमीडिएटली रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्री फ्रॉम पर्सनल बायर्स। यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके अंदर कोई भी लागवग नहीं चलनी चाहिए। दिस मीन्स that all business transactions should be supported by business document like cash memo, invoice and sales bills। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उसका प्रूफ होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या तो केस मेमो या तो सेल्स बिल। ओके, नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है वो इनकम स्टेटमेंट के रिलेटेड है। पहले तो रेवेन्यू यानी क्या, कोई भी गुड्स को बेचा है हम लोगों ने, उसमें से जो इनकम मिलती है वो है रेवेन्यू। दूसरा, कोई एक्टिविटी करने के बाद इनफ्लो होता है केस थ्रू, वो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, डिविडेंड, उसमें से डिडक्ट किया जाता है टैक्स को। अब ये रेवेन्यू है उसको अकाउंटिंग के अंदर कैसे डालना है, एंट्री कैसे करनी है, उसका मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014। रेंट 2014 को मिलनी चाहिए थी, मार्च 2014 को मिलनी चाहिए थी, लेकिन रिसीव इन अप्रैल 2014, लेकिन वो रिसीव हुई है अप्रैल 2014 को। मिलनी चाहिए थी मार्च 2014 को, लेकिन रिसीव हुई है अप्रैल 2014 को। अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि अप्रैल से नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को ईयर के बारे में दिखाऊं तो 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2014, ये एक फिनेंशियल ईयर है। एंड नेक्स्ट ईयर, इनका नेक्स्ट ईयर होता है 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2015। हमारी इनकम ये ईयर की थी, लेकिन रिसीव कब हुई है, ये वाले ईयर में हमें रिसीव हुई है। आगे, will be taken into the profit and loss account of the financial year ended March 31st 2014 and not into financial year beginning with April 2014। यानी कि इसकी एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, तो जब हमें मिलने वाली थी मार्च 2014 में मिलने वाली थी, तो हम लोग उसकी एंट्री भी उसी टाइम पे करेंगे, उसी ईयर में करेंगे, लेकिन हमें रिसीव कब हुई है तो अप्रैल 2014 में हुई है, तो उसकी एंट्री हम लोग उस टाइम पे नहीं करेंगे। ओके, ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल, इफ़ इंटरेस्ट फॉर
April 2014 is received in advance in March 2014. अप्रैल का इंटरेस्ट था वो एडवांस में रिश्यू हुआ है कब, तो मार्च 2014 में एडवांस में रिश्यू हुआ है। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री है हम लोग कौन से ईयर में करेंगे। मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल में भी बताया था कि 2 ईयर है वो अलग अलग हो जा रहे हैं, तो इसकी एंट्री कब होगी। तो इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फिनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, जब रिश्यू होता है, जब हाथ में रुपीज़ आते हैं तब उसकी एंट्री होती है। जैसे कि यहाँ पे मिलने चाहिए था अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2015 का ये इंटरेस्ट है, लेकिन एडवांस में मिल गया है। तो एडवांस में मिला है तो जब मिला है तब ही उसकी एंट्री हो जाएगी। अब आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया होगा। ओके बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि पूरे ईयर में जितने भी एक्सपेंसेस एंटरप्राइज ने किए हैं, जितने भी एक्सपेंसेस कंपनी ने किए हैं, वो एक्सपेंसेस का टोटल करके जितने भी कंपनी ने उसी टाइम के अंदर इनकम की है, उस इनकम में से ये सारा का सारा एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद प्रॉफिट अर्न हो रही है या तो लॉस आ रहा है, वो डिसाइड किया जाता है, वो वहाँ पे फाइन किया जाता है। ये प्रिंसिपल इसलिए बनाया गया है कि जो फिनेंशियल पोजीशन है कंपनी की वो सही दिखाई जाए। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी सही फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट किया जाए, एंड जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो सभी यूज़र्स तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, जिसकी वजह से सब लोग उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, एंड सारी पार्टीज़ है मतलब सारे यूज़र्स हैं उसके ऊपर से सही डिसीज़न ले पाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। According to this principle, the life of an enterprise is divided into smaller periods so that its performance can be measured at regular interval. These smaller periods are called accounting period. Accounting period यानी कि जितने टाइम तक एंटरप्राइज चलने वाला है, जितने टाइम तक पीरियड चलने वाला है, उसके अंदर स्मॉल टाइम डिसाइड किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 3 मंथ या तो 6 मंथ या तो 1 ईयर के लिए टाइम डिसाइड किया जाता है। एंड दूसरी बात, फिनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, ये टाइम क्यों रखा जाता है, तो टाइम एंडिंग के अंदर इस टाइम तक जितने भी प्रॉफिट या तो लॉस हुई है या तो परफॉर्मेंस हुआ है वो देखने के लिए। तो ऐसे टाइम डिसाइड किया जाता है, एंड एंड में जैसे कि ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, एंड साथ साथ में बैलेंस शीट भी प्रिपेयर की जाती है। उसकी वजह से फर्म के अंदर क्या परफॉर्मेंस है, कितनी प्रॉफिट एंड लॉस है वो पता चलता है, एंड उसके ऊपर से डिसीज़न भी ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को आगे भी बताया, मोस्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 ईयर का होता है, एंड फिनेंशियल जो कैलेंडर है वो उसको फॉलो करके ही चलना होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को आगे भी बताया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ईयर एंडेड रहता है। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कोई भी अकाउंटिंग एक्ट को अडोप्ट किया जाए, कोई भी अकाउंटिंग एक्ट को अप्लाई किया जाए, तो उसके बाद उनको 1 ईयर तक तो कंटिन्यू रखना ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने कोई भी फॉलो किया है अकाउंटिंग एक्ट को तो उसको बाद में चेंज ना किया जाए। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूँ तो डेप्रिशिएशन
दो टाइप होती है उसको गिनने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन की। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड दूसरी है रिटन डाउन मेथड। तो कोई कंपनी है उसने अभी स्टार्ट किया है स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो उसको चेंज करना है तो वो 1 ईयर के बाद चेंज कर सकता है। लेकिन वो जब भी चेंज करे कोई भी ऐसे रूल्स को, तो उसको जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके रिलेटेड वो वहाँ पे नोट डाउन करनी होगी क्लियरली, एंड उनकी वजह से जो इनकम स्टेटमेंट में एंड बैलेंस शीट में जो भी इफ़ेक्ट पड़ता है वो भी डिटेल में मेंशन करना होगा। इसलिए कोई भी लॉ है अकाउंटिंग या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आप लोग जो अडोप्ट करते हो उनको चेंज करना चाहते हो तो आप लोग उनको चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके वजह से जो भी बैलेंस शीट के अंदर इफ़ेक्ट पड़ती है वो ठीक से वहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो जो अकाउंटिंग का लॉ है एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको हमें चेंज करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड से अपनाया है, मुझे रिटन डाउन मेथड से करना है, तो कब कब चेंज कर सकते हैं? तो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना हो या तो ट्रांसपेरेंट करना हो तो हम लोग जल्दी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया, हम लोग कोई भी रूल्स को चेंज करें, कोई भी रूल को चेंज करें तो हम लोगों को इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में जितना भी इफ़ेक्ट पड़ता है उन। नेक्स्ट है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। According to this principle, only those items or information should be disclosed that have a material effect and are relevant to the users। ये सिद्धांत ये कहना चाहता है कि सिर्फ उसी आइटम को या तो उसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए, यानी कि जाहिर करना चाहिए जिसकी कुछ मटेरियल इफ़ेक्ट होती हो या तो वो यूज़र्स के लिए कुछ काम की हो। क्लोज ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट इज़ कंपल्सरी बट इज डज नॉट इम्प्लाई दैट इवन दोज फिगर विच आर irrelevant आर टू बी इंक्लूड इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो भी मटेरियलिटी को इफ़ेक्ट करता है उसको ही सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को ही सिर्फ प्रेजेंट करना है, ना कि इरिलेवेंट हो ऐसी फिगर कि उसका कोई भी मीनिंगफुल ना निकले। ऐसी फिगर को हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। वेदर एंड आइटम्स इन मटेरियल और नॉट डिपेंड ऑन इट्स नेचर। मटेरियल को इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता है वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड होगा। सो एन आइटम हैविंग अ insignificant effect or being irrelevant to user need not be disclosed separately। यानी कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन, ऐसी कोई आइटम्स कि वो यूज़र्स के लिए काम की नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है यूज़र्स के लिए, तो ऐसी चीज़ जाहिर करने डिस्क्लोज़ करनी ज़रूरी नहीं है। उसको अलग तरीके से दिखाया नहीं जाएगा, उसको किसी और में इंक्लूड करके दिखाया जाएगा। लेकिन कोई मटेरियल को इफ़ेक्ट करता है तो उस इंफॉर्मेशन को अलग से डिस्क्लोज़ किया जाएगा, अलग से उसको उस इंफॉर्मेशन को जाहिर किया जाएगा। ओके, किसी भी इंफॉर्मेशन को मटेरियल इंफॉर्मेशन कब बोलेंगे तो वो यूज़र्स को डिसीज़न लेने में काम आए, उसको इफ़ेक्ट करे, उसको बोला जाता है मटेरियल इंफॉर्मेशन। यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना चाहिए, इसी इंफॉर्मेशन को जाहिर करना चाहिए कि यूज़र्स को काम आए। ऐसा ट्रांजैक्शन हो कि उसका कोई मीनिंग ना निकले, तो उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम लोग किसी और आइटम के साथ इंक्लूड करके भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न। ये प्रिंसिपल ये एज्यूम कर लेता है कि किसी भी एंटरप्राइज़ की, किसी भी बिजनेस की बहुत लंबे समय की लाइफ है, उसका एंड नहीं है, ये एज्यूम कर लेता है। बिजनेस स्टार्ट करता है तो ऐसा मान लेता है कि ये बिजनेस है वो सालों सालों तक चलने वाला है, काम हम लोगों ने स्टार्ट किया है 2-3 ईयर में ख़त्म कर देंगे, ऐसे कोई सोचता नहीं है। ऐसे ही सोचते हैं कि ये कितने सालों तक
चलने वाला है मेरा बिजनेस। ये कॉन्सेप्ट कंपनी के लिए किन किन बातों के लिए काम का है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं। मेकिंग अ डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ इनटू करंट असेट्स या तो करंट लायबिलिटीज़ या तो नॉन करंट असेट या तो नॉन करंट लायबिलिटीज़। वो डिसीजन लेने में भी ये कॉन्सेप्ट काम आता है। नंबर 3 है डेप्रिसिएशन चार्ज, यानी फिक्स असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज लगा के बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू कौन सी डालनी है, यानी कि कोई भी असेट्स है फिक्स असेट्स, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज लगाना है एंड उसकी बुक वैल्यू कैसे लिखनी है। डेप्रिसिएशन चार्ज डिडक्ट करने के बाद उसकी बुक वैल्यू क्या आती है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, मार्केट वैल्यू को इग्नोर करके। नंबर 4, किसी कारण की वजह से, किसी रीज़न की वजह से ऐसा पता चले कि बिजनेस का कोई एक पार्ट बंद होने वाला है, तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू करंट वैल्यू प्रेजेंट की जाएगी। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाए हैं जितने भी कॉन्सेप्ट, वो हम लोग रियल में प्रैक्टिकल देखेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट है वो याद रखने होंगे, क्योंकि हम लोग जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप लोग उसको अच्छी तरीके समझ नहीं पाओगे। इसलिए तब तक आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में याद रखने होंगे। ओके बेटा, अब हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा, कोई भी कंपनी के अंदर अकाउंटिंग करने के टाइम पे, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन को लिखने के टाइम पे कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे लिखा जाए। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूँ तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 2 में से कौन सी मेथड हमें करनी है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड करनी है या रिटर्न डाउन मेथड करनी है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को, कौन सी कंपनी को कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, उसके लिए गाइडलाइन तो चाहिए। एंड इंडिया के अंदर जितने भी कंपनी हैं सेम तरीके से अकाउंटिंग करें, उसकी वजह से कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। इसकी वजह से स्पेशली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इंडिया के अंदर बनाया गया है। कोहलर ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया रूल्स एंड लॉ है, क्योंकि कोई भी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाए तो उसके यूनिफॉर्मली रिकॉर्ड किया जाए सारी कंपनी के अंदर। उसकी वजह से रूल्स, गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल बनाए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों है, नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम आता है, इसलिए हमें ज़रूरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यूनिफॉर्मली सारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लिखी जाए, उसकी वजह से भी हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ये यूनिफॉर्मली जो अकाउंटिंग लिखी जाएगी उसकी वजह से कोई भी कॉम्पिटिटर्स कंपनी होती है उसके साथ हम लोग अच्छी तरीके से कंपेयर कर पाते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम आता है। एंड कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे फॉलो करना है उसकी गाइडलाइन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नंबर 1 है अकाउंटिंग, जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उस फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से समझ पाए, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से हेल्प होती है कि कोई भी रूल्स एंड प्रिंसिपल बनाया गया है तो उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी गाइडलाइन है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर लिखी गई है। कोई भी फिनेंशियल परफॉर्मेंस को हमें कंपेयर करना है तो हम लोग आसानी से कंपेयर कर पाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से फिनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाया जाता है उसके ऊपर जल्दी से ट्रस्ट कर पाते हैं।
नेक्स्ट हम लोग लेते हैं IFRS। IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे हम लोगों ने अभी देखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS, वो हमारे इंडिया में बनाया गया है एंड ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, वो इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया है। इसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाया है, IASB ने बनाया है। क्यों बनाया गया है? तो फाइनेंशियल रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे सेम बनाया जाए एंड सारे वर्ल्ड में उतने उसके जितने भी यूज़र्स हो उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, इसकी वजह से। ओके, IFRS के अंदर फिनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से बनाए जाते हैं? तो नंबर 1 है स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट। ओके, उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर असेट्स, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी लिखी जाती, इक्विटी यानी कैपिटल। ओके, नंबर 2 है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। फोर्थ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड लास्ट नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। जो भी पॉलिसी को यूज़ किया गया है उसको भी वहाँ पे नोट डाउन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं IFRS के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑफ IFRS, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से कंपेयर करने के लिए IFRS बनाया गया है, ग्लोबल लेवल पे कंपेयर करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर करने के लिए। इंटरनेशनल यूज़र्स है उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, उसकी वजह से भी IFRS बनाया गया है। हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 3 मेन टॉपिक पढ़े हैं। एक तो है गैप, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड थर्ड है IFRS। ये गैप है वो US में यूज़ किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब कि इंडिया के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, एंड IFRS है वो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया जाता है। तो बेटा अब हम लोग देखते हैं GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST की शुरुआत कैसे हुई थी? तो पहले आप लोगों को पता है, सिर्फ आप लोगों ने वर्ड भी सुना होगा टैक्स के बारे में, तो टैक्स को रिप्लेस करके GST एक नाम दिया गया है एंड उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी अलग बनाए गए हैं। टैक्स को निकाल के GST बनाया गया है। GST है वो पार्लियामेंट के सामने 29 मार्च 2017 के अंदर रखा गया था एंड ये एक्ट की शुरुआत हमारे इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 में हुई थी। ये है फीचर्स ऑफ GST। नंबर 1, GST पेड इज नॉट कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर GST पेड नहीं होती है। यूनिफॉर्म GST रेट ऑन गुड्स एंड सर्विस, पूरे स्टेट के अंदर GST है वो सेम रहती है। जैसे कि समझ लो, सपोज़ करो कि इस प्रोडक्ट के ऊपर 12% GST है तो पूरे स्टेट के अंदर वो 12% ही लगेगा। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, टैक्स जब लगता था तब उसके अंदर कितने सारे अलग अलग रूल्स थे, उसकी वजह से कितने लोग भी इसमें गलत तरीके से GST कट कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे वो निकल जाएगा। नंबर 3 है GST इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर भी अर्न की जाती है। ओके, एंड लास्ट है GST ड्यूल मॉडल है। तो बेटा आज का आपका होमवर्क रहेगा एक्सप्लेन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड GST। अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।